नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। भारतीय सेना यानी जल, थल और नभ में मजबूत पकड़। भारतीय सेना यानी वीरता और साहस का दूसरा नाम। भारतीय सेना यानी दुर्गम से दुर्गम घाटियों में, विषम से विषम परिस्थितियों में फौलाद की तरह सामना करने वाले जवान। आज की तारीख में भारतीय सेना का लोहा पूरा विश्व मानता है। गौरव गाथाएं इतनी हैं कि पन्ने कम पड़ जाएं। पर बात जब देश की आन बान शान की आती है तो परिस्थितियां बहुत नाजुक हो जाती हैं। कई बड़े फैसले लेने होते हैं जिनका सरोकार सीधे तौर पर तीनों सेनाओं से होता है। ऐसे में हमेशा महसूस होता रहा है कि तीनों सेनाओं के ऊपर एक चीफ होना चाहिए। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद की घोषणा की थी और अब जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने जा रहे हैं। दरअसल सीडीएस का काम थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बैठाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा। तो आज के विशेष में हम बात करेंगे सीडीएस के पद की विभिन्न शक्तियों की, जानेंगे बिपिन रावत के जीवन और हमारी तीनों सेनाओं के इतिहास को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। सेना अध्यक्ष के पद से विदाई में गार्ड ऑफ ऑनर के लेने के बाद जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना देश के सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार है। देश को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस मिल गया है। सेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। सीडीएस का काम सेना, नौसेना और वायुसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल लाना और देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होगा। सेना अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होने से पहले 31 दिसंबर को जनरल रावत को साउथ ब्लॉक स्थित सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने 30 दिसंबर की देर शाम आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने की औपचारिक घोषणा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि सीडीएस के तौर पर जनरल रावत का कार्यकाल 31 दिसंबर से शुरू होगा और अगले आदेश तक उनकी सेवा का विस्तार होगा। सीडीएस का पद 4 स्टार जनरल के समकक्ष होगा और सभी सेनाओं के प्रमुखों में ऊपर होगा। सीडीएस का दफ्तर साउथ ब्लॉक में होगा। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का होता है और इंडियन आर्मी केवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बनती। जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे ओहदेदार हैं, वो सब मिलकर इंडियन आर्मी कहलाते हैं। और जब बिपिन रावत चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनता है तो इन सबको शामिल होकर अपनी कार्रवाई करता है और उनके सहयोग द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त होती है। अकेला कोई आदमी कुछ नहीं हासिल कर सकता। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर सैनिक मामलों के विभाग के भी प्रमुख होंगे। वो तीनों सैन्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे। तीनों सेनाओं से जुड़ी एजेंसियों, संगठनों, साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यों की कमान उनके हाथों में होगी। वे बतौर सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और एनएसए की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के भी सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस पद के सृजन की घोषणा इस साल
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24 दिसंबर को सीडीएस का पद बनाए जाने को मंजूरी दी थी, जो तीनों सेनाओं से जुड़े सभी मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनरल रावत को देश का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि उनके सुयोग्य नेतृत्व में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय होगा और सैन्य प्रबंधन में संस्थागत सामंजस्य बढ़ेगा। जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाए जाने की घोषणा होने के फौरन बाद ही भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। जनरल बिपिन रावत एक बहुत ही होनहार और काबिल अफसर रहे। उन्होंने हर प्रकार के टेरेन में, हर प्रकार के एनवायरनमेंट में और हर प्रकार के दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड में काम किया हुआ है, इंसर्जेंसी, काउंटर इंसर्जेंसी में काम किया हुआ है, चाइना के खिलाफ काम किया हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ काम किया हुआ है। और उन बिपिन रावत काबिल हैं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं। सरकार और ब्यूरोक्रेसी के साथ उनके रिलेशंस अच्छे रहे। उसी अच्छे रिलेशंस की वजह से उनको सीडीएस नियुक्त किया गया। फिर उनके प्रोफेशनल रेपुटेशन बड़ी हाई है, तजुर्बा बड़ा ज़बरदस्त है, 3 साल चीफ रह चुके हैं और उस तजुर्बे का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा हिंदुस्तान के आर्म्ड फोर्सेस को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, कि उनकी नियुक्ति की गई है एज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सेना में उनकी भूमिका बहुत अहम रही है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने ईस्टर्न कमांड, हमारी पूर्वी कमांड जो है कलकत्ता में, उसके उन्होंने नेतृत्व किया है। सेना में वाइस चीफ रहे हैं। अरुणाचल के साथ बॉर्डर लगता है हमारा किबुथू में। किबुथू अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल पूर्वी छोर में है, बिल्कुल चाइना के साथ लगता है, जहाँ पर सन 62 में जंग भी हुई थी। वहाँ पर भी उन्होंने कमान संभाली है। हिमालय में कई जगहों पे, इंपॉर्टेंट जगहों पर उन्होंने अपना कार्यभार निभाया है। उसके बाद सेना प्रमुख बने थे। सन 2016 दिसंबर में उनको नियुक्त किया गया था और जनवरी 1, 2017 को उन्होंने कार्यभार संभाला था सेना प्रमुख का। जनरल बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2016 को सेना प्रमुख का पद संभाला था। वो इस पद से 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए। सेना प्रमुख बनने से पहले उन्होंने पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा, चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा और पूर्वोत्तर में विभिन्न संचालनात्मक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। जनरल बिपिन रावत सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें IMA देहरादून से दिसंबर 1978 में भारतीय सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स के लिए 5वीं बटालियन में कमीशन दिया गया, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उनके पास अशांत और कठिन भौगोलिक स्थिति का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली, एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर, कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली। उन्होंने IMA देहरादून में अनुदेशात्मक कार्यालय, सैन्य संचालन निदेशालय में स्टाफ अधिकारी और मध्य भारत में डिवीजन के रसद अधिकारी और सैन्य सचिव शाखा में कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव और वरिष्ठ प्रशिक्षक जूनियर कमांड विंग की जिम्मेदारियां संभाली हैं। वे ईस्टर्न थिएटर में मेजर जनरल स्टाफ और उप सेना प्रमुख रह चुके हैं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से स्नातक हैं। उन्होंने उच्च कमान और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कोर्स पूरा किया है। उन्होंने फोर्ट लीवनवर्थ USA में कमांड एंड जनरल स्टाफ कोर्स में भी हिस्सा लिया है। सैन्य सेवा में 39 साल की सेवा के दौरान उन्हें कई वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के साथ सेवारत रहते हुए उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। जनरल बिपिन रावत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और लीडरशिप पर कई लेख लिखे हैं, जो विभिन्न पत्रिकाओं और प्रकाशनों में प्रकाशित हुए हैं। उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय से MPhil इन डिफेंस स्टडीज से सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत ने सैन्य मीडिया रणनीतिक अध्ययन पर अपना शोध पूरा किया और उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी यानी PhD से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
मुख्य रक्षा और रणनीतिक सलाहकार के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो सरकार और सैन्य बलों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। आइए जानते हैं कितना अहम है यह पद और क्या है इसके कार्य और अधिकार। खतरों और भविष्य में युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए सेना के तीनों अंगों के बीच आपसी सामंजस्य और मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बेहद महत्वपूर्ण है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ न सिर्फ सरकार के सैन्य कलाकार के रूप में काम करता है, बल्कि उसे महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक सलाह भी देता है। वो तीनों सेनाओं के लिए दीर्घकालीन रक्षा योजनाओं, रक्षा खरीद, प्रशिक्षण और परिवहन के लिए प्रभावी समन्वयक की भूमिका भी निभाता है। इसके अलावा सीडीएस परमाणु मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करता है। भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्य और अधिकार की बात करें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस सैनिक मामलों के विभाग का प्रमुख होगा, जिसका गठन रक्षा मंत्रालय के अंदर किया जाएगा और वो उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा। सीडीएस के नेतृत्व में सैन्य मामलों का विभाग अलग अलग क्षेत्रों में काम करेगा, जिसमें संघ की सशस्त्र सेना यानी सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। साथ ही रक्षा मंत्रालय के समन्वित मुख्यालय, जिसमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और डिफेंस स्टाफ मुख्यालय भी शामिल है। वहीं प्रादेशिक सेना, थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े कार्य भी सीडीएस के जिम्मे होंगे। इसके अलावा चालू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजीगत प्रक्रियाओं को छोड़कर सेवाओं के लिए विशिष्ट खरीद की जिम्मेदारी भी सीडीएस की होगी। जहाँ तक अलग अलग देशों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसका ऑपरेशनल रोल नहीं होगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ऑपरेशनल रोल है वो उनके रिस्पेक्टिव चीफ्स के नीचे होगी, लेकिन जो ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डायरेक्टली इनके नीचे आएंगी। ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में भी आपके दो हैं, एक अंडमान एंड निकोबार कमांड है वो इनके नीचे होगा, वो जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है। दूसरा जो आपकी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, जिसमें आपकी अग्नि मिसाइल्स हैं, पृथ्वी मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो इनके नीचे होंगे। तीसरा, 3 और ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली बनाई गई हैं, एक साइबर, एक स्पेस और तीसरा स्पेशल फोर्सेस, वो तीनों भी इनके नीचे होंगी। इसके अलावा ये सरकार के सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, सिंगल एडवाइज़र होंगे और डायरेक्ट एडवाइस देंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। देश में नई शुरुआत, सैन्य बलों में साझी सोच विकसित करने की जिम्मेदारी भी सीडीएस के कंधों पर होगी। इसके अलावा एकीकृत संयुक्त योजनाओं और आवश्यकताओं के जरिए सैन्य सेवाओं की खरीद, प्रशिक्षण और स्टॉक की नियुक्ति प्रक्रिया में समन्वयन लाना भी सीडीएस का काम होगा। संयुक्त संचालन के जरिए संसाधनों के तर्क संगत इस्तेमाल के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन और संयुक्त कमानों के गठन के साथ ही सेनाओं द्वारा स्वदेशी निर्मित उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाना भी सीडीएस के कार्य क्षेत्र में शामिल है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में सीडीएस तीनों सैन्य सेवाओं के लिए प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करेंगे। तीनों सेनाओं से जुड़ी एजेंसियों, संगठनों, साइबर और स्पेस से संबंधित कार्यों की कमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हाथों में होगी। सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और एनएसए की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के सदस्य होंगे। वे परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। पहला अधिकार क्षेत्र है कि तीनों सेनाएं, अब थल सेना, वायुसेना और नौसेना, एक नया डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का बॉस होगा, यानी तीनों सेनाएं उस डीएमए जिसे कहा जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के नीचे होंगी। सीडीएस उसके बॉस होंगे। सेक्रेटरी जो यानी सचिव, जैसे रक्षा सचिव, गृह सचिव, वैसी सचिव जो होंगे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, वो सीडीएस ही होंगे, यानी जनरल रावत ही उसके सचिव होंगे। यानी उनका जो वैश्विक या फाइनेंशियल अधिकार क्षेत्र है वो भी होगा उनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र भी होगा। और तीनों सेनाओं उनके नीचे काम करेंगी। जो सेनाओं का
मामला है सारे का सारा अब वो CDS के पास होगा, रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी एक सिविलियन के पास नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ है। सीडीएस सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। हालांकि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में सलाह देना जारी रखेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के प्रमुखों का कमान नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य सैन्य कमान के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य मामलों में निष्पक्ष सुझाव दे सकें। बड़े क्लियर टर्म्स में गवर्नमेंट ने लीड डाउन किया है, इनको सही प्रकार से एम्पावर किया गया। लेकिन कुछ और फायदे हैं जिसकी अक्सर बातचीत नहीं हो रही। आज जो है मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो पार्ट ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है, तो बहुत अच्छा तालमेल होना चाहिए बिटवीन द डिफेंस, फाइनेंस एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स। अगर वास्तव में हिंदुस्तान को अपनी स्पेस कार्व आउट करनी है एशिया पैसिफिक में, ग्लोबली और इंडो पैसिफिक में, उसके लिए CDS बड़ा लाजमी है। दरअसल देश में CDS बनाने की चर्चा 2 दशक पहले शुरू हुई थी। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद के सुब्रमण्यम समिति ने उच्च सैन्य सुधारों की अनुशंसा करते हुए CDS की बात कही थी। हालांकि तब कुछ वजहों से यह बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद साल 2012 में नरेश चंद्रा समिति ने स्थायी चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी यानी COSC का चेयरमैन बनाने का सुझाव दिया था। अब तक तीनों सेना प्रमुखों में सबसे सीनियर चीफ ही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COSC के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था। COSC की भूमिका अतिरिक्त होती थी और कार्यकाल बहुत छोटा होता था। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे हमारे सशस्त्र बल और अधिक प्रभावशाली बनेंगे। आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो लगभग सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों में CDS का पद रखा गया है। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, चीन, फ्रांस, कनाडा और जापान आदि देश शामिल हैं। भारत में CDS की नियुक्ति से सशस्त्र बल समन्वित रक्षा सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को लागू करने में ज्यादा समर्थ होंगे। इसके साथ ये तीनों सेवाओं के बीच एक साझा रणनीति के साथ एकीकृत सैन्य अभियान के संचालन को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत की जल, थल और नभ तीनों ही सेना इतनी दमदार हैं कि पूरा विश्व उनका लोहा मानता है। आइए उनके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। भारतीय थल सेना सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है और ये भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। देश के राष्ट्रपति थल सेना के प्रधान सेनापति होते हैं और इसकी कमान भारतीय थल सेनाध्यक्ष के हाथों में होती है और सेनाध्यक्ष 4 सितारा जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। भारतीय थल सेना का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होता है, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना में परिवर्तित हुई। आजादी के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना में देश के राज्यों की सेना को भी जोड़ लिया गया और एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण हुआ। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने आजाद भारत के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इस पद को संभालने के साथ ही वो भारत के पहले कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए थे। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन आर्मी जो है इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड। इसकी स्टार्ट हुई ऑन 1 अप्रैल 1895
एक आदमी थे जिनका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह ने उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी 3 प्रेसिडेंसी आर्मीज़ होती थी। इस ईस्ट इंडिया आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ को बना दिया गया ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी, जिनको सरदार पटेल ने हिंदुस्तान के साथ, उनकी अपनी अपनी आर्मीज थी, उनको भी हिंदुस्तान की फौज में दाखिल किया गया एंड इट बिकम द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाना और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। थल सेना प्राकृतिक आपदाओं और अन्य गड़बड़ी के दौरान मानवीय बचाव अभियान भी चलाती है। भारतीय सेना में एक रेजिमेंट प्रणाली है। बुनियादी क्षेत्र गठन विभाजन के साथ संचालन और भौगोलिक रूप से 7 कमान में विभाजित है। ये एक सर्व स्वयंसेवी बल है और इसमें देश के सक्रिय रक्षा कर्मियों का 80% से अधिक हिस्सा है। भारतीय वायुसेना का आधिकारिक तौर पर गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया। तब एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। इसकी पहली वायुयान उड़ान 1 अप्रैल 1933 को भरी गई। 1 अप्रैल 1933 को पहले हवाई दस्ते का गठन हुआ, जो नंबर 1 स्क्वाड्रन का हिस्सा बनी। दुनिया में आज भारतीय वायुसेना 4थे नंबर पर है, लेकिन 1932 में जब एयरफोर्स की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत के पास सिर्फ 4 वेस्टलैंड वापिती 2A एयरक्राफ्ट थे। भारत के पास तब एयरफोर्स का केवल एक ही दस्ता था, जिसमें RF के 6 ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाही शामिल थे। लेकिन आजादी से पहले 1600 अधिकारी कार्यरत हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स की संपत्ति को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया गया। जहाँ तक इंडियन एयरफोर्स का ताल्लुक है, इंडियन एयरफोर्स को 8 अक्टूबर 1932 में खड़ा किया, 32 किया गया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, पहले तो बड़े कम जहाज़ थे और बहुत ही स्लो उसकी बढ़ोतरी थी। लेकिन 1939 में जब साफ तौर पर नज़र आया कि जापानीज़ जो हैं एयरफोर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दी, तो 1939 में उसका काफ़ी एक्सपेंशन हुआ। फिर इसका बंटवारा हो गया इंडिपेंडेंस के समय। कुछ लोग इंडिया में रह गए, कुछ पाकिस्तान की तरफ चले गए। उसके बाद आज 2019 में इट हैज़ बिकम द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। भारतीय वायुसेना की फिलहाल 7 कमानें हैं, जिनमें से 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल हैं। ऑपरेशनल कमानों में पश्चिमी कमान, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, इलाहाबाद में केंद्रीय कमान, शिलांग में पूर्वी कमान, गांधीनगर में दक्षिणी पश्चिमी कमान और तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी कमान है। ये 5 कमानें अपने प्रशासनिक विभागों की सहायता से करीब 20 हेलीकॉप्टर इकाइयों, 45 स्थायी विंग स्क्वाड्रन और अन्य कई भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्क्वाड्रनों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। लगभग 1700 वायुयानों की देखभाल के लिए करीब 1,20,000 कर्मचारी लगे हुए हैं। भारत की आजादी के समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख को कमांडर इन चीफ कहा जाता था और उसका दर्जा एयर मार्शल का होता था। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका इतिहास 1612 से शुरू होता है। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धकारिणी सेना के रूप में इसका गठन किया। इसके बाद 1686 में इसका नाम बम्बई मरीन हुआ। 1830 में बम्बई मरीन को हर मैजेस्टी इंडियन नेवी का नाम दिया गया। 1892 में ये रॉयल इंडिया मरीन में बदल गया और फिर 1934 में भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित हुआ और इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी हुआ। इसके बाद से भारतीय नौसेना हर दिशा में लगातार आगे बढ़ती गई। इतिहास इनका जैसे आप जानते ही हैं, हमारी जो थल सेना है ये सबसे पुरानी है इन तीनों में से। अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाई गई थी, करीब 200-250 साल पहले कंपनियां बननी शुरू हुई थी, कि 250 साल हो गए हैं कई कंपनियों को। तो उनका इतिहास 47 के बाद भी उनको कैरी ऑन रहा। पर 1950 में हमारी जब आज़ादी हुई तो हमारी जब पहली कैबिनेट बैठी थी या पहला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था, आर्मी एक्ट 1950। तो वो 1950 के एक्ट के अंडर रह गए, ब्रिटिश एक्ट खत्म हो गया था, वो एक्ट आ गया था।
ऐसे ही वायुसेना भी ब्रिटिश टाइम में सन 32 के आसपास शुरू हुई थी, नौसेना भी उसी टाइम तकरीबन शुरू हुई थी। नौसेना और वायुसेना दोनों के भी नए एक्ट बने आज़ादी के बाद, और उनका ब्रिटिश एक्ट ख़त्म हो गए, नए एक्ट आ गए थे इस हिसाब से। तो इनका जो इतिहास है, थल सेना सबसे पुरानी, उसके बाद नौसेना, फिर वायुसेना। भारतीय नौसेना ने अपनी स्थापना के बाद से खुद को सभी दिशाओं में विस्तृत किया है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में नौसेना के पास महज 8 युद्धपोत थे। आज नौसेना के पास लड़ाकू विमान ले जाने वाला युद्धपोत INS विक्रमादित्य है। 2018 में परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत ने पहला डेटरेंट पेट्रोल पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके साथ ही 11 विध्वंसक, 14 फ्रिगेट, 24 लड़ाकू जलपोत, 29 पहरा देने वाले जहाज, 2 परमाणु पनडुब्बियों समेत 13 अन्य पनडुब्बियों और अन्य कई जलयानों की एक बड़ी फौज भारत के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। और राज्यसभा टेलीविजन परिवार की तरफ से आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।